हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करेंगे पीटी 365 में योर इकोनॉमिक पोर्शन इज गोइंग ऑन वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं आज हम डिस्कस करेंगे उनको। आप ध्यान से स्टे इन ट्यून विद अस। तो पहला टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनपुट्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी के बारे में। देखो, सबसे पहले जानो कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होता है वो आपका अप्रूवल देता है किस चीज़ के लिए कि एमएसपी को इंक्रीज करना है फॉर 6 राबी क्रॉप जो 2023 से 24 तक चलती हैं। अब जो क्रॉप्स आपकी कवर्ड हैं एमएसपी में, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। 7 तरह के सीरियल्स हैं वो आपके इसमें कवर्ड हैं, 5 टाइप्स ऑफ पल्सेस कवर्ड हैं, 7 ऑयल सीड्स इसमें कवर हैं और 4 तरह के कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो आपके इस चीज़ के अंदर कवर्ड हो रखे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है एक ऐसा प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म जो आपको फार्मर्स को सेफ्टी नेट देता है, गारंटेड प्राइस देता है कि अगर मान लो आपकी क्रॉप खराब भी हो जाती है किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली बेसिस पर, तो फिर गवर्नमेंट आपको वो अश्योरेंस देती है मार्केट बेसिस पर आपको गारंटेड प्राइस मिलेगा। अच्छा, एमएसपी की शुरुआत कब से हुई? तो ध्यान में रखना है 1966 से 67 में वीट में सबसे पहले हुआ, फिर बाद में एक्सपेंड करा दूसरे एसेंशियल फूड क्रॉप्स में भी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? विच वॉज देन सोल्ड टू द पुअर अंडर द सब्सिडाइज्ड रेट किया जाता है। पीडीएस अगर आपने देखा हो अपने घर के आसपास जो भी पीडीएस शॉप्स होती हैं उनमें आपको सब्सिडाइज प्राइसेस पे ऐसा मिलता है। अच्छा, इससे क्या होगा? इट सेव्स द क्रॉप्स फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन, है ना। इसका एमएसपी का फायदा क्या है? एमएसपी का फायदा ये है कि प्राइस जो होता है फ्लक्चुएशन से बचता है, क्रॉप्स बचती हैं। अनवारंटेड फैक्टर जो मॉनसून या इन्फॉर्मेशन असिमेट्री अगर आ जाती है तो उससे भी बचा जा सकता है। तो इट इज अ फिक्स ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। 2 साल में मतलब 1 साल के अंदर 2 बार फिक्स किया जाता है। कौन करता है? सीएसीपी। सीएसीपी कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। रिकमेंडेशन देती है, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर उस पर काम करके अप्रूव देती है। तो ध्यान में रखना, सीएसीपी स्टैट्यूटरी बॉडी रिकमेंडेशन देती है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस की काम क्या होता है? रिकमेंडेशन देना। अप्रूवल एमएसपी को कौन देता है? दैट इज सीसीईए, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। सीएसीपी क्या करती है? डिटरमिन करती है कि कितना आपका जो एक्सपेंस हो रहा है फार्मर को इनकर हो रहा है, एमएसपी उस बेसिस पे निकाला जाता है। फाइनल एक्सपेंसेस के कैसे निकाला जाता है? फाइनल एमएसपी कैसे निकाला जाता है कि आपका कितना एक्सपेंस इनकर हुआ है, दैट इज A2, और इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर कितना लगा है, उन दोनों को डिटरमिन करके निकाला जाता है। देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर कंसीडरिंग डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड की आ भी रहे हैं। तो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर जो स्वामीनाथन कमेटी थी उसने भी रिकमेंडेशन दी कि एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 50% वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सो यू शुड अवेयर अबाउट द सेम। अब एमएसपी को डिटरमिन करने का यहाँ पर फॉर्मूले को ही और अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया गया है। तो आपको बिल्कुल देखो पता होना चाहिए गवर्नमेंट क्या कंसिडर करती है आज की डेट में, A2 प्लस योर एफएल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकालती है, ठीक है। जब भी फार्मर कोई भी क्रॉप ग्रो करता है तो कितनी कॉस्ट एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वे में लगी है वो सारा, है ना, किया जाता है। तो A2 में सारे के सारे कैश विन वगैरह कवर करे हुए ये सारे एक्चुअल कॉस्ट प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू को निकाला जाता है। A2 प्लस एफएल किया जाता है लॉन्ग विद रेवेन्यू फॉरगॉन, है ना। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सीएसीपी में कंसिडर किए जाते हैं फॉर फिक्सिंग एमएसपी? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकालना, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस को दिखाना, है ना, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइस ट्रेंड्स को जानना, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी को जानना, एमएसपी के इम्प्लीकेशंस को जानना। ये सारे के सारे फैक्टर्स के बाद ही क्या किया जाता है? एमएसपी को फिक्स किया जाता है। तो आपको ये फैक्टर्स बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस नैनो यूरिया। बिल्कुल मेरे साथ चलते रहो बिना डरे, मैं आपको सारा इतना बता दूंगी कि आपका प्रीलिम्स क्या आप आराम से मेंस लिखोगे, बस साथ में चलते जाओ। नैनो यूरिया में समझो क्या होता है। देखो जी, इफको जो है ना, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कालोल में है, इसने आपका नैनो यूरिया को डेवलप करा है। अब नैनो यूरिया क्या है? पेटेंटेड केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जिसमें नैनो आपके नाइट्रोजन पार्टिकल्स होते हैं 20 से 50 के एनएम बेसिस पर होते हैं। इसका फायदा क्या है? देखो, एक तो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होती है इसके अंदर, है ना। कन्वेंशनल ग्रैनुलर यूरिया में खाली 30 से 50% होती थी, इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू 80% होती है। तो दिस इज बिकॉज क्योंकि इसमें हायर सरफेस मास रेशियो भी है, तो वो न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है प्लांट्स में कंट्रोल मैनर में। तो बेनिफिट इसमें क्या मिलता है? मेकिंग फार्मिंग इजी एंड सस्टेनेबल। तो हायर क्रॉप यील्ड के लिए फार्मर की इनकम बढ़ेगी, बेटर फूड क्वालिटी होगी, रिडक्शन इन केमिकल यूसेज मटेरियल, आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट है। इस वजह से इसको बनाया जा रहा है। क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी 8% क्रॉप का ट्यून अप करेगी।
जो आपका वेस्ट कन्वेंशन निकलता था ड्यू टू लीचिंग है ना, आपका सॉइल को खराब करता था, वाटर बॉडीज को खराब करता था, वो सब यहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि नैनो यूरिया अलॉन्ग विद, ध्यान से सुनना ये बात, ऐसी ही स्टेटमेंट यूपीएससी कैटर करता है। तो नैनो यूरिया के लिए क्या बोला गया है कि अलॉन्ग विद द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल यूरिया कैन हेल्प टू एलिमिनेट यूरिया इंपोर्ट बाय 2025 तक करने में ये सफल रहेगा। दैट इज वी आर कंसिडरिंग दिस। ठीक है, अब आता है क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में। देखो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो हम बना ही रहे हैं, कई मैंने इसमें वीडियो भी बनाई हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फिर भी आप एक बार हिंट ले लो, एक बार मैं लिंक भी उसमें शेयर आपसे कर दूंगी ताकि आपको और आसानी हो जाए। देखो दीज आर द टाइप्स ऑफ द मिलेट्स विच वी आर यूजिंग इन आर इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया में सारी तरह के मिलेट्स को यूज करा जाता है। तो हमने तो इस साल को बना ही रहे हैं, तो ताकि क्या हो, हमारा अवेयरनेस हो, हेल्थ बेनिफिट्स हो मिलेट्स के लिए। तो मिलेट को हम न्यूट्री सीरियल भी बोलते हैं, सुपर फूड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन है, विटामिन ए है, आयरन एंड आयोडीन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, डाइवर्स फैमिली स्मॉल ग्रेन सीरियल्स भी हैं। तो इंडिया ने 2018 को सेलिब्रेटेड 2018 एज अ नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी हम इसको फॉर्म में मना रहे हैं। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो, इंडिया सेलिब्रेटेड 2018 एज अ नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड 2023 को हम कैसे मना रहे हैं? इट इज कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ज़्यादातर मिलेट्स आपके कहाँ ग्रो होते हैं? मार्जिनल लैंड पे ग्रो होते हैं, ड्राई एरियाज में, टेम्परेट में, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे चलो, मेजर मिलेट्स के नाम आपको पता ही है, पर्ल है, जॉर, हाईएस्ट शेयर सबसे ज़्यादा इसी का होता है, फिंगर मिलेट्स, ये सब चीज़ों का। उसके बाद मेजर प्रोड्यूसर राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, ये सब है। प्रोडक्शन इंडिया में अगर देखो तो 80% एशिया का प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है, 20% ग्लोबल प्रोडक्शन है। इंडिया 5th रैंक करता है ग्लोबल मिलेट ट्रेड में, बट इट इज़ लेस देन 1% डोमेस्टिक प्रोडक्शन। माल न्यूट्रिशन को हटाने में बहुत योगदान देने वाला है। ड्रॉट रेजिस्टेंट, शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड सबसे बचाएगा। कार्बन को स्क्विस्टर करने का एबिलिटी इसमें रखता है, क्लाइमेट एडेप्टेशन में इसमें प्रैक्टिस करने का। तो कर्नाटका ने तो रागी हब्बा फेस्टिवल बनाते हैं वो लोग, तो आ सकता है कौन से स्टेट में आपका कर्नाटका रागी हब्बा बनता है। तो कल्टीवेशन प्रैक्टिस और ट्राइबल्स की है, वो लोग ये बनाते हैं। इसमें एक बॉडी का नाम आ गया अपेडा, इसका समझो मतलब क्या होता है। देखो एसोसिएटेड लॉ है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंडर द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 के थ्रू बनाई गई। दिस इज द फुल फॉर्म ऑल्सो, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट इज कम्स अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑटोनॉमस बॉडी भी है। रोल क्या होता है इसका? डेवलप करना मार्केट्स को, अपग्रेड करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स को, बेसिकली उसकी क्वालिटी को प्रमोट करके बेचना। इंडिया का इनिशिएटिव क्या क्या है? इंडिया बहुत काम कर रहा है, नीति आयोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव ला रहा है। न्यूट्री सीरियल पोषण अभियान में इसको डाला जा रहा है। पेड़ा इस पे बहुत सारा काम कर रहा है, ऑर्गेनिक मिलेट प्रोडक्शंस को आगे बढ़ा रहा है। तो दिस इज अबाउट योर मिलेट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइस पैडी एक्रिएज। क्या होता है एक्रिएज का मतलब? ध्यान से समझ लो, अगर पेपर में आ जाता है तो आपको एक्रिएज का मतलब पता होना चाहिए। एक्रिएज का गाइस मतलब होता है स्पेशली योर एन एरिया ऑफ लैंड typically when used for agricultural purposes, an area of land typically used for your agricultural purposes। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं इसमें राइस कल्टीवेशन इंडिया के बारे में। तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है? राइस एक खारिफ क्रॉप है। क्या है? कैसी क्रॉप है? राइस खारिफ क्रॉप है। इसको ग्रो करने के लिए, उसको उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, 21 से 37 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी, प्रोलॉन्ग सनशाइन, ए शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, रेनफॉल होनी चाहिए। और ये बेस्ट आपका एलुवियल क्ले सॉइल में पैदा होता है। अगर इंडिया का ना वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, ध्यान रखना। ठीक है, तो मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन हमारे यहाँ क्या क्या यूज होते हैं? ट्रांसप्लांटेशन, ड्रिलिंग मेथड, डायरेक्ट सीडेड मेथड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ राइस आपको ध्यान में रखो, 2022 में राइस के ऊपर यू गॉट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द यूपीएससी साइड ऑफ। तो ऐसा राइस आपका सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक मेथोडोलॉजी है जिसमें प्रोडक्टिविटी को आप एनहांस करते हो। इरिगेटेड राइस का मतलब क्या करते हो? मैनेजमेंट चेंज करके उसके प्लांट्स का, सॉइल का, वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, बाय लिसनिंग ग्रेटर रूट ग्रोथ। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, अपना इसमें ना कुछ कुछ राइस के चीज़ों को ध्यान में रखो। देखो बासमती राइस तो तुम जानते ही हो, है ना। तुम ज़्यादा मतलब ये ध्यान रखना, जीआई टैग बासमती राइस को कहाँ कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को मिला है। ठीक है, काला नमक राइस में ध्यान रखना, काला नमक राइस में ना इसको ना IAARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सक्सेसफुली डेवलप करा है 2 ड्वार्फ वेराइटी काला नमक राइस की। एक पूषा नरेंद्र काला नमक 1638 है, पूषा नरेंद्र काला नमक 1652 है। ये ना आपका रिजॉल्व द इशू ऑफ लॉजिंग का इसने इशू रिजॉल्व करा है।
तो दैट इज दी ब्यूटी ऑफ दिस राइस। तो काला नमक राइस को कई बार आ सकता है भाई साहब, इधर आओ, इसको कहते हैं बुद्धा राइस, इसको कहते हैं, इसको काला नमक इज कैंटेड वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड शॉर्ट ग्रेन राइस है। इसमें ना यूजुअल ब्लैक हस्क से निकलता है, बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, आयरन जिंक कूट कूट के भरा है, जो बंदा अल्जाइमर से जो भी बेचारे अगर फंसा हुआ है कोई, तो उसको प्रिवेंट करता है। जीआई टैग इसको मिला 2013 में, यूपी को मिला है, ध्यान रखना। फिर आपका आता है डीआरआर धन 60, तो देखो जी 66 है, सॉरी गाइस जी ध्यान रखना, सॉरी 60 है, ठीक है। तो साइंटिस्ट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो है उसने पैडी वेराइटी को डेवलप करा, लोअर आपके फॉस्फोरस है। डीआरआर धन जो 60 है फर्स्ट आपकी राइस वेराइटी है कंट्री में जिसमें कि लो फॉस्फेरस टॉलरेंस फॉर एनी क्रॉप। तो यानी कि डीआरआर धन 66, 65, WGL 1487 एंड अदर वेराइटीज ऑफर द सेम बेनिफिट। तो फॉस्फोरस एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर विद इन सेल। तो इट हेल्प्स speeding on root development, great nitrogen uptake, results in higher grain protein yields, ये सारा का सारा काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में चलते हैं। तो देखो जी इंडिया जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है फॉर 2021 एंड 2022 फॉलोड बाय ब्राजील। देखो ध्यान से सुनो, इंडिया क्या बन गया है वर्ल्ड का बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, कब कौन से ईयर में, 2021-22 फॉलोड बाय ब्राजील। तो इंडिया इमर्ज एज अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फॉलोड बाय ब्राजील। इंडिया आल्सो इमर्ज बाय वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर ऑल्सो, नियरली हम 40,000 करोड़ का करते हैं। अब शुगर केन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस का पता होना बेहद जरूरी है। तो देखो जी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कब से कब तक का, 21 डिग्री से 27 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, 75 से 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल होनी चाहिए। मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल होती है ये, डीप रिच लोमी सॉइल है, आइडल फॉरेस्ट ग्रोथ। स्टेट लेवल पे इसका शिफ्ट देखोगे शुगर केन प्रोडक्शन का, तो वो देखो इसमें क्या क्या करता है। तो सबसे पहली बात है नदर्न शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है आपका, यानी कि 42% इंक्रीज करना आउटपुट वैल्यू का, वाइल दैट ऑफ द सदर्न स्टेट डिक्लाइन 32.4%। मीनवाइल देखो जो शुगर का आउटपुट है ना 5 सदर्न स्टेट में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब डिक्लाइन कर गए हैं। तो याद रखना महाराष्ट्र हैज ओवरटेकन यूपी टू रिटेन इट्स पोजीशन एज इंडियाज टॉप शुगर केन प्रोड्यूसर आफ्टर अ 5-year गैप के पीरियड के बाद ऐसा देखने को मिला है। अब समझने की कोशिश करनी है कि वाई सदर्न स्टेट्स पर प्रेफर्ड फॉर शुगर केन प्रोडक्शन, क्योंकि सदर्न इंडिया में मिल्स न्यू है, मॉडर्न टेक्निक्स है, वहां पर फेवरेबल कंडीशंस अलाउड करती हैं वहां पर कि शुगर का एक्यूमुलेशन आराम से हो। ब्लैक सॉइल रीजन जो है वो ज्यादा फर्टाइल होते हैं, लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन है, कूल नाइट्स एंड क्लियर स्काइज है। लैटिट्यूडनल पोजीशन की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि वाई सदर्न स्टेट्स वर प्रेफर्ड फॉर शुगर केन प्रोडक्शन, तो आप बताओ बिकॉज लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन इज देयर, कूल नाइट्स विद क्लियर स्काइज इज देयर, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ दिस एरिया इज द रीजन। एंड नाउ द क्वेश्चन इज वाई द डिक्लाइन ऑफ यूपी इज देयर। तो हाई डाइवर्जन था शुगर केन का फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, क्रॉप लॉस हुआ एक्सेस आपका रेन और वाटर लॉगिंग की वजह से। मोस्ट ऑफ द जो केन एरिया था प्लांटेड अंडर अ सिंगल वेराइटी वो ससेप्टेबल हो गया रेड रॉट फंगल डिजीज से भी, ठीक है जी। आगे आता है कॉटन कल्टीवेशन के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करा है सर्टेन टाइप्स ऑफ जीनोम एडिटेड क्रॉप्स को फॉर द स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, है ना। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स क्या होता है, जीएम क्रॉप्स क्या होता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग, आपको क्या करना है, जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में डीएनए को इंसर्ट करना है। तो कैटेगरीज क्या डिपेंड करेंगे ऑन द नेचर ऑफ एडिट, है ना। तो प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। आपका साइड डिरेक्टेड न्यूक्लियस है, SDN1, SDN2, SDN3 है। तो रेगुलेशन के बारे में यहाँ आता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आपकी अप्रेजल कमेटी है वो एक तरह का स्टेच्यूटरी बॉडी है, क्या करने के लिए, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज इज द रेगुलेटर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एनी जीएम मटेरियल। तो बीटी कॉटन यानी कि जो बीटी कॉटन है वो ओनली जीएम क्रॉप है जो कि अप्रूव करी गई है बाय GEAC फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। रिसेंटली हरियाणा ने भी एनओसी इसमें इशू करा टू कंडक्ट फील्ड ट्रायल्स, ठीक है। अब इसमें समझो ब्राउन कॉटन के बारे में। तो ब्राउन कॉटन को ही हम क्या कहते हैं, कांडू भी कहते हैं। ये एक आपका लोकल नाम है, कर्नाटका ने जो कि दिया है। इंडिजिनस वेराइटी है ये, देसी कॉटन हम इसे कहते हैं। रेनफेड आपका वेराइटी ऑफ कॉटन है, बहुत साउथ इंडिया के एनवायरमेंट में बड़ा सूटेबल होता है ये। अच्छा ये ना इसमें एक और क्वालिटी है, पेस्ट एंड ड्राउट पर रेजिस्टेंट होता है, ये रोक देता है। इंटायर डाइंग प्रोसेस में एलिमिनेट, डाइंग ट्रीटमेंट ये सब लिमिटेड, तो ये सब करता है, लेस वेस्ट वाटर और वाटर की जरूरत पड़ती है। फैब्रिक नॉन एलर्जिक होता है, ये सारे इसके आपको फायदे पता होने चाहिए।
नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर द यूटिलिटी, और द कॉटन को कैसे इस्तेमाल करना है। देखो कॉटन में ना एक खारिफ क्रॉप है, ध्यान से सुनना, ऐसे राइस था ऐसे कॉटन में एक खारिफ क्रॉप है। आपका ब्लैक सॉइल में ये ग्रो होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन में यू नीड 20 से 28 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए। मिनिमम आपको 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। तो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब है। इंडिया 4 स्पीशीज जो है वो आपका कल्टिवेट करता है कॉटन जिप्सम अब्रोसियम के फॉर्म में। तो अलग अलग इसके नाम भी हैं कल्टिवेटेड कॉटन्स के। अब इसमें रिलेटेड डिजीज क्या होती है इसको तो ध्यान रखना, डिजीज फॉर्म में इसमें पिंक बॉलवॉर्म लग जाता है, ठीक है, अर्ली स्टेज में लग जाता है। जो कॉटन की क्रॉप साइकिल अगर हम पंजाब हरियाणा के देखें तो वहां पे लग जाता है। इंसेक्ट होता है एक तरह का जो पेस्ट की तरफ आम आता है, कॉटन में लगता है, ठीक है जी। ऐसे ही जीएम मस्टर्ड DMH 11 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया भाई रिलीज करा जाए ताकि बर्निस ब्लास्ट सिस्टम लगाया गया है ना। तो दिस इज अबाउट दिस न्यूज़। सो नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर कल्टिवेशन, दैट इज जूट कल्टिवेशन पे चलते हैं हम। देखो एज पर थर्ड एस्टिमेट्स ना तो इंडिया का जो जूट इकोनॉमी है ना उसमें धक्का पहुंचा है, क्या डिक्लाइन करा गया है। 1.77 मिलियन टन 2021-22 के अंदर देखा गया है कि कम हुआ है। अब कौन कौन से प्रोड्यूसर्स हैं भाई, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, तो वो आपको दिखेगा यहाँ पर। इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट, फॉलोड बाय आपका बांग्लादेश एंड चाइना। इंडिया का शेयर है जूट में 7% ऑफ ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट, जबकि आप बांग्लादेश का देखो 75% है। तो शर्म आ जानी चाहिए, हमें डूब के मरना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल याद रखना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, उसके बाद फॉलोड बाय और बिहार, उड़ीसा वगैरह। अब जूट एंड जूट इंडस्ट्री के बारे में देखो, जूट क्या है, कैश क्रॉप है, ठीक है, गोल्डन फाइबर भी हम कहते हैं इसको, लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी नेचुरल फाइबर होता है। एरिया प्रोडक्शन देखोगे तो इसका प्राइमरी ग्रो होता है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह में। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, 24 से 38 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। गंगा का डेल्टा जो है ना गाइस बहुत ही सही कल्टीवेशन वो करता है जूट का, और इसमें एलुवियम सॉइल चाहिए होती है। फेवरेबल टेम्परेचर आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मिनिमम रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है कि 1000 आपका मिलीमीटर के हाई। अच्छा स्टेप्स क्या लेके गए हैं भाई जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो मैंडेटरी पैकेजिंग है जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए, आप जानते ही हो, कंपलसरी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन लाए ताकि इसको प्रमोट करा जाए। जूट मार्क इंडियन लोगो भी है, अगर आपने देखा हो, यूनिक QR कोड इसका होता है ऑथेंटिकेशन करने के लिए। जूट आई केयर है, सर्टिफाइड सीड वगैरह देती है। वो जूट स्मार्ट है, वो प्लेटफॉर्म है प्रोक्योरमेंट ऑफ जूट सेकिंग के लिए, ठीक है। अब नेशनल जूट बोर्ड भी बना रखा है, इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे टी के लिए पूछा था ना, ऐसी जूट के बारे में पूछ ले इस बारी, क्या कर लोगे, है ना। तो नेशनल जूट बोर्ड के बारे में समझो कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कोलकाता में है। कैसी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है, किसके अंडर काम कर रही है, नेशनल जूट बोर्ड एक्ट 2008 के अंदर काम कर रही है। इसका विजन क्या है, मेकिंग इंडिया द लीडर ऑफ जूट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, ताकि हम गुड क्वालिटी जूट प्रोड्यूस करें, इकोनॉमिकल प्राइसेस में दें, एक्सेस करें, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में इनका करवाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाएं। अदर कुछ इनके फंक्शंस अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड ऐसा ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, सेक्रेटरी जो है इसका, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राफ्ट कॉफी प्रमोशन एंड बिल 2022 के बारे में। अब कॉफी बोर्ड के बारे में सुन लो। देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो कोशिश कर रही है, क्या मतलब प्लानिंग कर रही है पूरा कि भी रिप्लेस करेंगे हम, क्या रिप्लेस करेंगे, कॉफी एक्ट ऑफ 1942 को रिप्लेस करेंगे विद न्यू कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। मेंबरशिप में इसमें 33 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी क्वालिटी बढ़ाओ, एक्सपोर्ट इसका बढ़ाओ, प्रोटिंग डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। रोल इसका क्या होता है कि भाई कॉफी बोर्ड बहुत एक एडवाइजरी रोल प्ले करता है एंड एक्सपोर्टर नीड अ सर्टिफिकेशन फॉर्म इट। तो वो सर्टिफिकेशन भी कौन देता है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया देता है। कॉफी को उगाने के लिए, कॉफी के आगे सारी बातें मैं आप समझा देती हूँ। देखो कॉफी जो है, इंडियन कॉफी जो है वो 1600 AD से हम शुरू कर चुके हैं। बाबा बुदान जी का नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने कॉफी के ना बीन्स प्लांट किए थे यमन में, चंदगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका जो, ठीक है। तो इस कमर्शियल का प्लांटेशन स्टार्टेड अंडर ब्रिटिश ओनली, ठीक है। तो कॉफी के 2 टाइप इंडिया में मशहूर है, अरेबिका और रोबास्टा। अरेबिका की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और रोबास्टा मेजरली मैन्युफैक्चर्ड कॉफी है। इंडिया एक ओनली कंट्री है जहां पर इंटायर कॉफी का कल्टीवेशन होता है शेड, हेड इफेक्ट और सन ड्राइट में। शेड ट्रीज जो है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, स्लोपिंग ट्रेन्स को करते हैं, रिच करते हैं, सॉइल का न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं। कॉफी एक्ट 1942 क्या है, देखो इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस समय, आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर 2 आपका 1939 से 1945 तक चला। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द स्ट्रगलिंग इंडियन कॉफी इंडस्ट्री, इकोनॉमिक डाउनटर्न उनको बचा जाए, तो एक एक्ट की जरूरत थी, इसीलिए स्टैब्लिश करा गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, ताकि इसको हम प्रोड्यूस प्रमोशन कर पाए। तो इंडिया का जो कॉफी प्रोफाइल है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारा सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूसर हम कौन सा स्टेट है, तो वो कर्नाटक है, फॉलोड बाय केरला, तमिलनाडु। 15% आपका कॉफी प्रोडक्शन हमने कहा है कि 2022 से 23 में हम बढ़ाएंगे। कॉफी मेनली एक्सपोर्ट कमोडिटी है हमारे यहाँ। अब दोनों के बारे में ध्यान से सुन लो, ये डिफरेंस भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है।
यार कुर्ग जरूर जाना, तुम कर्नाटका में जाओ ना, सच में बड़ी सही कॉफ़ी मिलती है। अगर तुम कभी जाओ तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा पी के यहाँ की कॉफ़ी, मतलब एक्चुअल रियल टेस्ट आएगा आपको। अब ना 2 तरह की कॉफ़ीज़ के बारे में जान लो, कौन कौन से सॉइल पे उगती है ये, ठीक है। अरेबिका के लिए सॉइल कैसी चाहिए आपको, डीप फर्टाइल चाहिए, रिच होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और स्लाइटली ऑर्गेनिक मैटर और स्लाइटली एसिडी होता है, तो दोनों ऐसे में ही अरेबिका रोबस्टा दोनों उग जाती हैं। स्लोप का ध्यान रखना, अरेबिका के लिए जेंटल टू मॉडरेट स्लोप चाहिए होता है, और रोबस्टा के लिए यू नीड जेंटली टू फेयरली लेवल फील्ड चाहिए होती है, ठीक है। एलिवेशन में 1500 उसका 500 से 1000 मीटर, और टेम्परेचर में इसमें 150 डिग्री सेल्सियस से इतना कोल्ड इक्वेबल हॉट ह्यूमिड चाहिए होता है। इसके लिए ध्यान रखना, इसके लिए हॉट ह्यूमिड, इसके लिए कूल चाहिए होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 से 80, 80 से 90। एनुअल रेनफॉल 16 से 200 250 हज़ार, और आपका इसमें 1000 से 2000 में चाहिए होता है। तो ये आपका इसमें डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद आओ आप टोबैको का करते हैं कल्टीवेशन। खाओ मत, टोबैको का कल्टीवेशन कराते हैं। तो फर्स्ट आपका ना एपी मार्कफेड है, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है ना, इसने 120 टन ऑफ कॉफ़ी को यूएसए में बेल आउट करा। फार्मर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे भाई, कैसे लो ग्रेड वैरायटी वो कैसे कोई खरीदेगा नहीं, क्या होगा, तो टोबैको बोर्ड बनाया गया। इसीलिए टोबैको बोर्ड का ना जो हेडक्वार्टर है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर है। स्टेचुटरी बॉडी है, 1 जनवरी 1976 में सेक्शन 4 ऑफ टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट से 1975 फैसिलिटेटर है टोबैको ग्रोवर्स का। ऑब्जेक्टिव इसका यही कि ओवरऑल टोबैको ग्रोवर्स जो है ना, टोबैको इंडस्ट्री बढ़ती चली जाए। उसके साथ साथ इनकी भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, सभी जितनी भी टोबैको वेराइटीज़ हैं ये फंक्शन एक्सटेंड करना प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशंस का। रेगुलेशन फ्लूक क्योर्ड वर्जिना टोबैको की तरह काम भी करता है। टोबैको कल्टीवेशन इंडिया में देखोगे, देखो इसमें ना इंडिया हैज़ अराउंड 0.45 मिलियन हेक्टर्स ऑफ एरिया है जो कि टोबैको कल्टीवेशन पे होता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टोबैको आपका प्रोड्यूसर है बिहाइंड चाइना, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बिहाइंड योर ब्राज़ील। तो टाइप ऑफ टोबैको है लाइक ये देखो, सिगार है ना, हुक्का, बीड़ी, च्यूइंग स्नफ, सब तरह के टाइप होते हैं ये। क्लाइमेटिक कंडीशंस पर आओगे, टोबैको की सेमी ट्रॉपिकल क्रॉप है, सक्सेसफुली ग्रोन होती है ट्रॉपिकल रीजन में। 100 से 120 दिन चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, एवरेज टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, वेल आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होनी चाहिए, हाई स्पीड विंड्स को टॉलरेट नहीं कर पाता, लाइट टू मीडियम लोम सॉइल में ग्रो हो सकता है, ठीक है। बेटर पोटेशियम और फॉस्फोरिक एसिड आयरन है तो बस आराम से हो जाएगा। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, प्लांटेशंस, ये सब मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है, आई विल पिंक दैट वीडियो विद दिस वीडियो, आप वहाँ देखिएगा। एलीट सेक्टर में चलते हैं, इंडिया का डेयरी सेक्टर समझो। देखो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट जो है 2022 में की गई। इसका पहला एडिशन कब हुआ था, 1974 में हुआ था, बीइंग हेल्ड इन इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम। तो कॉन्ग्रेशन है ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स का, जहाँ पे इंडस्ट्री के लीडर, फार्मर, पॉलिसी प्लानर सब होंगे, तब थे। तो इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है ना, देखो सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी है हमारी, 5% नेशनल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही है। इंडिया का पहला मिल्क प्रोडक्शन है, लार्ज बोवाइन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। 23% हम ग्लोबल मिल्क काउंट करते हैं। हमारा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम याद रखना, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। की इंस्टीट्यूशन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, दैट इज़ इनफ फॉर यू, और कुछ इनिशिएटिव्स इसके ध्यान में रखना, तो दैट इज़ इनफ फॉर यू इन दैट केस। हाउ लेट्स मूव टू दी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया। देखो फूड प्रोसेसिंग में ना, व्हाट इज़ फूड प्रोसेसिंग नाउ एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस। देखो फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ना फूड में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो, उसको इतना ऐड कर रहे हो उसके अंदर वैल्यूज़ कि वो एक फूड आइटम के फॉर्म में, कंज्यूमेबल फॉर्म में हो जाए। जैसे देखो मैन्युफैक्चर प्रोसेसेस होता है, एक वैल्यू एडेड होता है। मैन्युफैक्चर में क्या करते हो, फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसको आप एडिबल प्रोडक्ट में, कमर्शियल वैल्यू में जाके उसको प्रोसेस करते हो। एक वैल्यू एडिड में क्या है, शेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज कर देना, रेडी फॉर कंजम्पशन कर देना। तो इंडिया का स्टेटस इस मामले में क्या है, देखो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है जिसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर, और हमारा ग्रोथ लेवल भी सही है। तो इंडिया प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है स्पाइसेस का। हम रैंक फर्स्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ जूट, मिल्क एंड पल्सेस के अंदर, सेकंड विद द वेजिटेबल्स एंड दिस। तो की इनिशिएटिव लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम में इस तरह से हमने। तो नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप में हम पाम ऑयल के बारे में पढ़ते हैं। आप पाम ऑयल बड़ा न्यूज़ में रहा है तो ध्यान से सुनना। इस बारी एशियन पाम ऑयल अलायंस है, फॉर्म की गई बाय अपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर योर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब है। पाम ऑयल में ध्यान रखना 2 तरह के होते हैं, अलेसिस ग्वेनेसिस अफ्रीकन ऑयल पाम है, और एक आपका एक साउथ एंड सेंट्रल अफ्रीकन जो इंडियन इंडिजीनियस होता है वो है।
फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, बहुत रिच होता है विटामिन ए ई में, इसमें कोई भी ट्रांस फैटी एसिड नहीं होता, तो बहुत ही अच्छा है। एडिबल वेजिटेबल ऑयल है, पाम फ्रूट्स के थ्रू आता है। ये न्यूज़ में इसलिए रहा कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन है ऑफ इंडिया विल मैनेज इस सेक्रेटेरिएट, ध्यान रखना है इसका भी बात। अब इट इज़ बेस्ड ऑन द गेन कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर एंड मेक इम्पोर्ट सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने क्या करा, चेंज नेगेटिव इमेज ऑफ पाम ऑयल, इंश्योर की हाई क्वालिटी इकोनॉमिकल एंड वो है, और इकोनॉमिकली भी सेफ गार्ड है, बिजनेस इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। तो इंडोनेशिया ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है ऑयल का, और इंडिया इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई शेयर ऑफ पाम ऑयल जो है इज 8 to 10 मीटन विद इंडोनेशिया इज इंडिया टॉप सप्लायर ऑफ पाम ऑयल। तो हम वही चाह रहे हैं ना, थोड़ा सा इसमें आपका बार्गेनिंग पावर हमारी इसमें हो और इम्पोर्ट को थोड़ा सस्टेनेबल बनाया जा सके, उसके लिए ये न्यूज़ में था। तो आपको पाम ऑयल के बारे में याद रखना है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है, देखो ये ना रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका काम होता है इनपुट फैसिलिटीज़ देना, काइंड में या कैश में, स्टोरेज फैसिलिटी देना, एग्रीकल्चरल इनपुट्स देना। तो कैबिनेट कमेटी ऑन हैज़ अप्रूव करती है इसको, ताकि उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है ठीक से काम कर पाए। तो इतना ही इसके लिए ज़रूरी था आपको। इसके बाद कोडेक्स कमेटी आप छोड़ दो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्फन क्रॉप्स के बारे में बता देती हूँ आपको। एक नेग्लेक्टेड अंडर यूटिलाइज क्रॉप्स होती हैं, सीरियल्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, फूड और इंडस्ट्रियल यूजेस वाले जो चीज़ें होती हैं वो सारे आते हैं इसके अंदर। रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखना, रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और इसको एड कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। इसका पोटेंशियल बेनिफिट क्या है कि ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये हेल्प करेगा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को कराने के लिए। तो दिस इज़ ऑल गाइस इंपॉर्टेंट फॉर दैट। एंड ई नाम याद रखना, ई नाम इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने प्लेटफॉर्म निकाला है ताकि फैसिलिटेट कर पाए फार्मर्स को कि वो अपने प्रोड्यूस को बियॉन्ड स्टेट बाउंड्रीज भी बेच पाए। दिस इज अबाउट योर एग्रीकल्चर पोर्शन। फॉर इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड थिंग्स विल मूव टू विल गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, and hope you are liking the session. And if you have any doubt related to any of the topic, please let us know in the comment box. Thank you so much. Keep loving, sharing and subscribing to our channel.